चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसे कानून की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1833 की। ये वो कानून था जिसने एक सीधी साधी व्यापार करने वाली कंपनी को एक पूरी की पूरी सरकार बना दिया। पर सोचिए जरा, एक बड़ा सवाल है यहाँ। भाई, एक कंपनी जो आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, वो आखिर पूरे के पूरे देश पर राज कैसे कर सकती थी? है ना अजीब बात। बस यही वो पहेली थी जिसके इर्द गिर्द ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी घूम रही थी, और 1833 का एक्ट मानो इसी पहेली का जवाब था। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ना दो चेहरे थे। एक चेहरा था मुनाफे के लिए कुछ भी करने वाले व्यापारी का, और दूसरा तलवार और कानून से राज करने वाले शासक का। अब ये दोनों किरदार एक साथ कैसे चल सकते थे? बस यही उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। कहानी में जो मोड़ था ना, वो धीरे धीरे आ रहा था। कंपनी का भविष्य हर 20 साल में तय होता था, जब उसका चार्टर रिन्यू किया जाता था। 1793 में तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1813 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के पर कतरने शुरू कर दिए। उसका जो ट्रेड पर एक अधिकार था, उसे कम कर दिया। ये बस एक इशारा था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, और वो तूफान आया 1833 में। तो साल था 1833 और आया चार्टर एक्ट। ये एक्ट कंपनी के उस पहचान के संकट का एक बिल्कुल साफ और निर्णायक जवाब था। ब्रिटिश संसद ने ठान लिया था कि अब कंपनी की असली भूमिका क्या होगी। इस कानून को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 28 अगस्त 1833 को ब्रिटिश संसद ने इसे पास कर दिया। उस समय भारत में जो सत्ता की कमान थी, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथों में थी, और उन्हीं के कार्यकाल में ये ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। अरे, इसने तो कंपनी की पहचान ही बदल डाली। मतलब 1833 से पहले क्या था? कंपनी की एक जेब में था व्यापार का तराजू और दूसरी में हुकूमत का डंडा। लेकिन इस एक्ट ने वो तराजू छीन लिया। अब कंपनी का बस एक ही काम था, सिर्फ एक, हिंदुस्तान पर शासन करना। व्यापार वाला चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसने कंपनी को एक व्यापारी से एक फुल टाइम शासक बना दिया। सबसे पहला और सबसे जोरदार झटका वो लगा कंपनी के व्यापार पर। रातों रात उसकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दी गईं। यहां तक कि चीन के साथ चाय का वो सुनहरा व्यापार जिससे कंपनी की तिजोरियां भरती थी, वो भी उससे छीन लिया गया। समझ लीजिए, एक युग का अंत हो गया। व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गई थी। दूसरा बड़ा कदम था सारी की सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करना। अब तक मद्रास और बॉम्बे जैसी बड़ी प्रेसिडेंसीज अपने कानून खुद बनाती थी, लेकिन इस एक्ट ने उनकी ये ताकत छीन ली। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही अथॉरिटी के पास था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। यहीं से भारत में एक सेंट्रलाइज सरकार की नींव पड़ी। अब जब भूमिका इतनी बड़ी हो गई तो उसके लिए एक नया और भी ज्यादा पावरफुल टाइटल बनाया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये टाइटल पूरे ब्रिटिश भारत पर उसके अधिकार का प्रतीक था। और इस शक्तिशाली पद को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। इस एक्ट ने सिर्फ कंपनी का ही हुलिया नहीं बदला, बल्कि इसने भारत में एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम की बुनियाद भी रख दी। जरा सोचिए, उस समय भारत में कितने तरह के कानून चलते थे। हिंदू कानून अलग, मुस्लिम कानून अलग, और कंपनी के अपने नियम कायदे अलग। इस एक्ट ने इन सबको एक करने की कोशिश की। इसके लिए बनाया गया भारत का पहला लॉ कमीशन, जिसका काम था इन सारे बिखरे हुए कानूनों को एक कोड में पिरोना। और इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी मिली लॉर्ड मैकाले को। इस कमीशन की जो विरासत है, वो आज भी हमारे साथ है। इसी की सिफारिशों पर आगे चलकर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी जैसे फाउंडेशनल कानून बने। ये आज भी हमारे लीगल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, इस एक्ट में ना एक बहुत ही शानदार वादा भी था। ऐसा वादा जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कहा यह गया कि भाई, अब से सरकारी नौकरियों में किसी भी भारतीय के साथ उसके धर्म, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वाह, कागज पर तो ये समानता की एक बहुत बड़ी जीत थी, पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो बड़ी बड़ी कुर्सियां वो अभी भी भारतीयों की पहुंच से कोसों दूर थीं।
और यहीं पर एक और बहुत बड़ी बात हुई। इस कानून ने पहली बार इन बिखरे हुए रजवाड़ों और प्रांतों को कागज पर एक नाम दिया, इंडिया। हाँ, ये एक विदेशी शासक की नज़र से था, लेकिन इसने पहली बार पूरे भूभाग को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर देखा। इसने अनजाने में ही सही एक राष्ट्र के आइडिया को और मजबूत किया। तो चलिए अब फटाफट से इस एक्ट के जो स्थायी प्रभाव हैं उनको समेटते हैं और देखते हैं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन क्या रही। तो अगर हम इसका सार देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। व्यापार का खेल खत्म और कंपनी ऑफिशियली शासक बन गई। एक गवर्नर जनरल के हाथ में देश की सारी ताकत आ गई और एक जैसे कानूनों से पूरे देश को एक सिस्टम में बांधने की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर भारत पर ब्रिटिश राज का जो ढांचा था वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी के चोले से निकालकर शासक का ताज पहना दिया और भारत को एक प्रशासनिक रूप से एकीकृत राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ा दिया। यही इस पूरे कानून का निचोड़ है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस एक्ट ने भारत को एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर तो एक कर दिया, पर क्या ऐसा करके इसने गुलामी की जंजीरों को और भी ज्यादा मजबूत नहीं कर दिया? इस पर सोचिए।